साथियों नमस्कार। अर्थ की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत के पड़ोसी देशों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। श्रीलंका के बाद अब भारत के पूर्व के पड़ोसी देश नेपाल पर भी आर्थिक संकट का बादल मंडरा रहा है। श्रीलंका की तरह कोरोना महामारी के चलते एशिया में पर्यटन में आई मंदी से नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हुआ है, जिसके कारण नेपाल सरकार आवश्यक वस्तु की आपूर्ति को प्रभावित किए बिना गैर आवश्यक वस्तुओं के आयात को नियंत्रित कर रही है। ऐसा नहीं है कि नेपाल में ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात अचानक पैदा हो गए। आंकड़ों को देखें तो 16 जुलाई से शुरू हुए मौजूदा वित्त वर्ष 2021-22 के प्रारंभ से ही देश के कई आर्थिक संकेतकों में गिरावट आनी शुरू हो गई थी। अब आगे इस वीडियो में हम नेपाल में उपजे आर्थिक संकट के इस वातावरण की पृष्ठभूमि को समझते हैं। नेपाल की आर्थिक स्थिति को देखेंगे, साथ ही जानेंगे इस संकट से बाहर निकलने के लिए वहां की सरकार क्या कदम उठा रही है। नेपाल में राजनीतिक संकट के बाद केपी शर्मा ओली सरकार गिरने के तुरंत बाद जुलाई 2021 से विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। तब से आयात निरंतर बढ़ रहा है। नेपाल केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2022 तक देश का विदेशी मुद्रा भंडार 17% घटकर 9.75 अरब डॉलर रह गया, जो जुलाई 2021 के मध्य तक 11.75 अरब डॉलर था। अगर देखें तो नेपाल वास्तव में एक आयात केंद्रित देश है। देश में उत्पादन गतिविधियां बेहद सीमित है। सोयाबीन तेल के उद्योग को छोड़ दें तो नेपाल अपनी जरूरतों की सभी चीजों को आयात करता है। देश में पेट्रोल, डीजल, दाल, चावल, नमक जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से लेकर महंगी कारों और इलेक्ट्रिक वस्तुओं का जमकर आयात होता है। ऐसे में इसके लिए विदेशी मुद्रा भंडार का होना अहम होता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर भी काफी निर्भर है। एवरेस्ट की चढ़ाई का सबसे मुफीद रास्ता नेपाल से ही होकर जाता है। देश की जीडीपी में भी पर्यटन से होने वाली आय का बहुत बड़ा योगदान है। पर्यटन से नेपाल को सालाना 700 मिलियन डॉलर यानी 8.5 हजार करोड़ नेपाली रुपए की कमाई होती है। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण अंतर्राष्ट्रीय यात्रा ठप होने के कारण टूरिज्म कारोबार ठप हो चुका है, जिससे नेपाल के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई है। साथ ही रूस और यूक्रेन के बीच 1 महीने से अधिक समय से चल रहा युद्ध इस वजह से तेल और वैश्विक कीमतों में भारी उछाल आया है, जिसके परिणाम स्वरूप ईंधन के आयात पर नेपाल सरकार को ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा नेपाल की विदेशी मुद्रा भंडार का एक बड़ा हिस्सा विदेशों में रहने वाले इसके निवासियों द्वारा भेजे गए विदेशी मुद्रा से प्राप्त होता है। नेपाल की जीडीपी का 30% हिस्सा रेमिटेंस पर टिका हुआ है, जिसमें पिछले कुछ समय से गिरावट आती जा रही है। मौजूदा वित्त वर्ष के बीते 8 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में करीब 17% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। नेपाल में 2015 में आए भीषण भूकंप ने देश को भारी मात्रा में क्षति पहुंचाई थी। नेपाल का लगभग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया था और पहले से ही वित्तीय मुश्किलें झेल रहे नेपाल इस भूकंप से कई साल पीछे चला गया। पुनर्निर्माण के लिए विदेशों से राहत तो मिली, लेकिन नेपाल को अपने प्रमुख संसाधन देश को फिर से खड़ा करने में लगाने पड़े। कोरोना संकट के बीच हालत और भी पेचीदा होते चले गए। अगर नेपाल और भारत के संबंधों की बात करें तो नेपाल परंपरागत रूप से भारत का निकट सहयोगी रहा है। लैंडलॉक कंट्री होने की वजह से नेपाल को भारत से होते हुए सामान का आयात करना पड़ता है। लेकिन बीते 1 दशक में नेपाल ने चीन के साथ नजदीकियां बढ़ाई हैं। ऐसे में चीन से नजदीकी उसे भारत से दूर ले गई। वहीं लिपुलेख दर्रा जैसे सीमा विवाद ने कड़वाहट और बढ़ाई है। इन परिस्थितियों के चलते भारत से सामान के आयात में रुकावट आई है। भारत से गेहूं, चावल आदि का आयात करना सस्ता पड़ता था। वहीं भौगोलिक स्थिति के चलते चीन के रास्ते सामान का नेपाल में पहुंचना महंगा हो जाता है। नेपाल में राजशाही के समाप्त होने के बाद से वहां राजनीतिक अस्थिरता का दौर भी शुरू हो गया। यहां सरकारें बनती टूटती रहती हैं। अब फिर नेपाल की संसद आम चुनाव के 3 वर्ष बाद भंग कर दी गई। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने बीते साल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की संसद भंग कर दी थी। सरकार बनाने और बचाने के खेल में चीन का हस्तक्षेप भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में आर्थिक नीतियां प्रभावित होती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को गंभीर आर्थिक क्षति पहुंचती है। ऐसा कहा जाने लगा है कि नेपाल भी श्रीलंका के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में नेपाल और श्रीलंका के महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतकों को तुलनात्मक रूप से देखते हैं तो हम पाते हैं कि श्रीलंका की जनसंख्या 2.17 करोड़ जबकि नेपाल की जनसंख्या 2.91 करोड़ है। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था का आकार 8,000 करोड़ डॉलर है, जबकि नेपाल की अर्थव्यवस्था का आकार 3500 करोड़ डॉलर है। वहीं श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 200 करोड़ डॉलर है तो नेपाल की विदेशी मुद्रा का भंडार 958 करोड़ डॉलर है। श्रीलंका की सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का 120% है तो वहीं नेपाल का सार्वजनिक कर्ज जीडीपी का उसके 43% है। इस साल श्रीलंका द्वारा लौटाने वाले विदेशी कर्ज की बात करें तो यह 400 करोड़ डॉलर है। वहीं नेपाल के द्वारा लौटाने वाले कर्ज की बात करें तो यह 33 करोड़ डॉलर है।
श्रीलंका में महंगाई दर 14% है, जबकि नेपाल में महंगाई दर 7% है। ऐसे में देखा जा सकता है कि नेपाल की स्थिति श्रीलंका की अपेक्षा उतनी बुरी नहीं है, लेकिन समय रहते इसके बाहर आने के लिए कदम नहीं उठाए गए तो नेपाल में भी श्रीलंका जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अब बात करते हैं नेपाल सरकार द्वारा इस संकट से बाहर आने के लिए उठाए गए कदमों की। सरकार ने अपने मंत्रालयों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के ईंधन भत्ते में 20% की कटौती की है। वहीं नेपाल सरकार और वहां की केंद्रीय बैंक ने सोना, गाड़ियों और गैर जरूरी इलेक्ट्रॉनिक सामानों जैसे लग्जरी सामानों के आयात पर रोक लगा दी है। साथ ही लेटर क्रेडिट यानी एलसी पर भी रोक लगा दिया गया है। आइए समझते हैं क्या होता है लेटर क्रेडिट। लेटर क्रेडिट का मतलब होता है कि किसी देश का बिजनेसमैन दूसरे देश से सामान खरीदता है तो डिमांड करने वाले देश का बैंक सप्लाई करने वाले देश को गारंटी देता है। यानी यदि कल को सामान खरीदने वाला व्यक्ति पैसा देने से इनकार कर देता है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो उस देश के बैंक को पैसा देना पड़ता है। भारत के सिलसिले में इसे पंजाब नेशनल बैंक और नीरव मोदी के घोटाले से देखा जा सकता है। नेपाल सरकार ने विदेशी मुद्रा से निपटने के लिए विदेशों में रह रहे नेपाली नागरिकों से देश के बैंकों में डॉलर खाते खोलने और निवेश करने के लिए आग्रह भी किया है। वहीं नेपाल के कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसके अनुसार देश में फिलहाल हफ्ते में 1 के बजाय 2 दिन की छुट्टी की जाएगी। तो ये थे नेपाल सरकार द्वारा किए गए कुछ प्रयास। भारत सरकार भी नेपाल की फिलहाल वर्तमान स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने अन्य साथियों को भी जोड़ें और देखते रहें बातें यूपी की।